नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिनव पहल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसने अपनी मेहनत, लगन और स्मार्ट प्लानिंग के बल पर खुद को राष्ट्रीय पहचान दी है। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के नारनूर ब्लॉक की दास्तान आज लोगों की ज़बान पर है। नारनूर को भारत के शीर्ष 5 आकांक्षी ब्लॉकों में चुना गया है। ये सिर्फ एक अवार्ड भर नहीं बल्कि गवर्नेंस, हेल्थ और एजुकेशन समेत कई क्षेत्रों में शानदार काम करने की पहचान है। नारनूर में एनीमिया की रोकथाम से लेकर टेलीमेडिसिन तक कई बेहतरीन पहल की गई हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे नारनूर मंडल एक रोल मॉडल बन गया है पूरे देश में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। आदिलाबाद के डीसी राजर्षि शाह जी, हमारी दूसरी मेहमान हैं के मिल्का जी। आप आदिलाबाद की ज़िला कल्याण अधिकारी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नारनूर अब एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प के जरिए यहां विकास की लहर दौड़ रही है। Our journey started with Badi Bata, the way to school, a large-scale enrollment drive. Teachers, parents, and community leaders came together, going door to door to ensure that every child from Anganwadi to high school was not only enrolled but also retained. बड़ी बाटा से हमें स्कूल और बच्चों की पढ़ाई की अहमियत समझ में आई। अब हम उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं। One of our most urgent challenges was the alarming rate of anemia among adolescent girls. Daily awareness sessions providing iron-rich Mahua laddus, IFA supplementation, and the mass screenings via RBSK vans became the new normal. Arogya Pathshala initiative turned high schools into wellness centers. Through the collective effort, we achieved 100% ANC registration within the first trimester and 100% institutional deliveries, ensuring safer outcomes for mothers. नारनूर अस्पताल में गर्भावस्था के समय मेरा अच्छे से चेकअप हुआ और डॉक्टरों ने पूरी जिम्मेदारी से मेरी देखभाल की। PM German mobile medical units were deployed, bringing essential health services to interior habitations. With the introduction of portable X-ray machines and TB screening facilities, diagnosis became faster and more efficient. सरकारी सुविधाओं की वजह से मुझे मेरे घर पर ही मुफ्त इलाज मिला, जिसकी वजह से मैं फिर से स्वस्थ हो गया हूँ। 100% of Anganwadi centers now have clean drinking water, ensuring better hygiene and child health. आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे बच्चों का स्वास्थ्य सुधार हुआ है और उन्हें स्वच्छता की आदत भी सिखाई जाती है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। With 100% soil health card coverage, farmers were empowered to understand the unique needs of their land and make informed decisions. मेरे खेत की मिट्टी की जांच के बाद मुझे सॉइल हेल्थ कार्ड मिला, जिससे खेती करना आसान हो गया और अब मेरे खेत में फसल की वृद्धि अच्छी हो रही है। The Model Common Service Center at Dandamguda brought digital governance and services directly to villagers' doorsteps. Under the Vocal for Local initiative, a Mahua Laddu processing unit was established. Self-help groups, once passive recipients, have transformed into empowered entrepreneurs. महुआ लड्डू के कारोबार ने मुझे न केवल रोजगार दिया बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मौका भी दिया। आज हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। Today, Narnur is not just transforming, it is rising. Rising with equity, rising through innovation, innovative financing, and rising on the strength of its collective resolve. तो आपने देखा कि नारनूर किस तरह से देश के दूसरे ज़िलों के लिए, ब्लॉकों के लिए एक मिसाल बन रहा है। डीसी साहब, बहुत बधाई आपको कि देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार आपके ज़िलों को मिला और बतौर डीसी आपने उसको ग्रहण किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, स्ट्रेटजी पर बात करना चाहूँगा
कि जो बदलाव आया और तमाम क्षेत्रों में जो संकेतक हमने देखे कि जिसमें एक तरीके से बड़ी उपलब्धि हासिल की आपने, क्या रणनीति आपकी रही? बहुत बहुत धन्यवाद। ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग का एक बहुत ही वेल डिफाइंड प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत काफ़ी सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग्स नीति आयोग के द्वारा ही डिज़ाइन की गई थी, जिसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हो गई, उनकी ट्रेनिंग्स हो गई, जो कि रेगुलर और कंटिन्यूस बेसिस में थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक चिंतन शिविर्स की है। चिंतन शिविर्स में ना सिर्फ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स बट कि जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, ग्राम पंचायत के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ब्लॉक के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और नारनूर में ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पर विलेज हेड्स को हम नायक्स बोलते हैं या फिर पटेल्स बोलते हैं, उन सबको हमने ट्रेनिंग करके उनका रेगुलर फीडबैक लेकर एक ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में कुछ 4-5 बहुत ही मुख्य आइटम्स हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे पहली बात इसमें ये थी कि हमने जन भागीदारी पर बहुत फोकस किया। जन भागीदारी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर इंश्योर करना है तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हो या फिर ट्रेनिंग्स हो, इन सब में हमने सारे स्टेक होल्डर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स से लेकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर सबको हमने इसमें इन्वॉल्व किया था। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है कन्वर्जेंस का। सो कन्वर्जेंस सारे स्कीम्स का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो और CSR NGOs, इन सब के फाइनेंसिंग से, इन सब के कन्वर्जेंस से हमने एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाई गई। तीसरा, हमने जो नीति आयोग के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन सब पे सैचुरेशन के लिए हमने इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ किया। सो ये सारे स्ट्रैटेजीज़ हमने ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करके एक एक्शनेबल पॉइंट्स बनाए गए। और इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीति आयोग का एक संपूर्णता अभियान भी स्टार्ट हुआ था। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हमने ये 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि सारे सेक्टर्स में हैं, उनके लिए भी सब स्टेक होल्डर्स को उनको अवेयर करके फिर हमने एक ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाई और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग और उसका रेगुलर सुपरविजन से हमने ये टॉप 5 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में नारनूल ब्लॉक को एक पोजीशन लेकर आए थे। हमारे साथ नारनूल ज़िले की ज़िला कल्याण अधिकारी के मिल्का जी हैं। मिल्का जी, चूँकि आप वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रही हैं, नारनूल के ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो बतौर वेलफेयर ऑफिसर आपकी भूमिका क्या रही और किस तरह का बदलाव आपकी, एक तरीके से मैं पूछूं तो सर, परिस्थिति में आपने वहाँ पर देखा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू थैंक ऑल द डिपार्टमेंट्स फॉर एमिंग टू अचीव दिस अवार्ड। वो पूरा कन्वर्जेंस में मोड में किया हुआ प्रोग्राम है सर। इट इज़ नॉट दैट ए सिंगल डिपार्टमेंट तो कोई भी अचीव नहीं कर सकेंगे। अभी ICDS है, आंगनवाड़ी सेंटर्स के हेड है हम। आंगनवाड़ी सेंटर्स में इट इज़ मैंडेटरी दैट न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये दोनों कंबाइंड एफर्ट से ही हम उसका अचीवमेंट कर सकेंगे। अभी न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंस है, माल न्यूट्रिशन इज़ द थिंग विच इज़ अफेक्टिंग द country nowadays. So tribal area जो है, it is mostly among the children, malnutrition is mostly prevalent among the children. So उसको कैसा हटाना है, उसको कैसा ट्रैकिल करना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो हमने सैम मैम चिल्ड्रन, सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन और मॉडरेटली एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन का पूरा लाइन लिस्ट बना लिया है सर। फिर उसके बाद क्या करना है, उनका फॉलोअप करना है। तो फॉलोअप विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट। तो पूरे सैम मैम चिल्ड्रन को हर महीना 2 बार उनका मेडिकल चेकअप होता है। तो PHC में जाके उनका मेडिकल चेकअप करवाना। फिर उसके बाद है ना, जो सीवियरली अगर से कोई उनका मेडिकल रीज़न है, मेडिकल इशू है, तो उनको हायर हॉस्पिटल्स में रेफ़र करना पड़ेगा। तो उनको और एक चांस भी है सर, वो क्या है, हमारे पास है ना न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर से भी है। अगर सप्लीमेंट्री फूड से उनका इलाज नहीं हो पाएगा तो दे विल बी रिफर्ड टू द हायर इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। एंड तेलंगाना में एक फूड है सर, that is Bala Amrutam Plus. Bala Amrutam Plus is given to Sam Mam children on a regular basis. ये Bala Amrutam Plus का scheduled program रहता है सर। It is a treatment type and within 16 weeks Sam children को कंपलसरी वो इलाज ठीक से दिए गए तो इट विल बी
कन्वर्टेड, द चाइल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म टू ए नॉर्मल स्टेज। उसी तरह मैम चाइल्ड को भी ट्रैक करते हैं सर, 8 वीक में है ना वो चाइल्ड भी अपना नॉर्मल स्टेज में आना पड़ेगा। जैसा हमने सजेस्ट किया है उस तरह से अगर पेरेंट्स वो बालामृतम प्लस एडमिनिस्टर करेंगे बच्चों को, डेफिनेटली दे विल कम टू द नॉर्मल स्टेज। उसके बाद भी अगर ट्रैकिंग होती है, आंगनवाड़ी टीचर और आशा वर्कर और सुपरवाइज़र और CDPO ये सभी बच्चों को ट्रैक करते हैं। आफ्टर 8 वीक्स एंड 16 वीक्स के बाद भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली इट इज़ अ मेडिकल इश्यू एंड ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स ऑल्सो विल बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग दिस एंड उसका इलाज कैसा करना है, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकन। सो जब पहला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इट वॉज अबाउट 2% माल न्यूट्रिशन स्टेटस था एंड वी वर एबल टू रिड्यूस इट टू द 0.5% till the end of the year, and it was a great achievement sir, and other community participation also was a very big concern in this, and VHSND program is one of the platform where we involve all the community members, सभी गांव के लोग, बच्चों के पेरेंट्स, प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर, सभी उनके घर वालों को भी लोगों की पार्टिसिपेशन, हाँ लोगों की पार्टिसिपेशन, ऐसा रेगुलर प्रोग्राम है सर, बट वी हैव मेड इट मोर स्ट्रक्चर्ड। तो VHSNDs में किसको बुलाना है और कौन सा पॉइंट्स फोकस करना है, ऐसा हमने स्ट्रक्चर्ड वे में उसको VHSNDs को कन्वर्ट किया है, सभी का पार्टिसिपेशन उसमें। ठीक है, मतलब आप ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को देख रही हैं और तमाम जो योजनाएं हैं, इससे जो इंटर रिलेटेड योजनाएं हैं उसको आपने अंजाम दिया। DC साहब, चाइल्ड हेल्थ जो इंडिकेटर है और जो मैटरनल हेल्थ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है, तो उसके क्या की फैक्टर्स रहे और क्या स्ट्रेटजी रही जिसके तहत आज हमने वो बदलाव वहाँ पर देखा? इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हमने लिए थे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट। जी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के पहले हमारे जो सब सेंटर्स थे वो नेशनल क्वालिफाइड स्टैंडर्ड्स के नहीं थे, बट हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक में हमारे सब सेंटर्स को उसको NQAS स्टैंडर्ड्स का लेकर आए। उसमें एक रेगुलर डॉक्टर भी वहाँ पर इनका पोस्टिंग भी हमने इंश्योर किया। जी, फिर उसके साथ साथ हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी हो गया हो या फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग पे फोकस हो गया हो, और उसके साथ साथ वहाँ पर इंडोर चाइल्ड प्ले का मटेरियल हो गया हो, तो ये सब चीज़ों के भी हमने वहाँ पर इंश्योर किया। उसके बाद दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, जन भागीदारी। जी जी, जैसे काफ़ी बार जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो हम हॉस्पिटल्स क्यों जाए, हमारे जो जाने से कुछ जो मिथ्स हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, उस चीज़ को एड्रेस कैसे किया जाए, उसके लिए हमने सबका कन्वर्जेंस इंश्योर किया। आशाज हो गए, फिर आंगनवाड़ी टीचर्स हो गई, और फिर ग्राम पटेल्स और नायक्स कि अगर आप टाइमली ANC रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल्स में ही डिलीवरीज करेंगे तो आपका भी हेल्थ अच्छा रहेगा और जो बच्चे हैं उनका भी हेल्थ अच्छा रहेगा। तीसरी बात, हमने टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज़ किया, जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो अनीमिक गर्ल्स हैं उसको रेगुलरली इंश्योर करने के लिए हमने एक लोकल लेवल पर एक ऐप भी बनाया। दूसरी बात, जो महुआ लड्डू है जो कि वहाँ पे ट्राइबल कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ट्राइबल कल्चर में इसका कंजम्पशन जो डिक्रीज हो रहा था उस पर हमने वापस से एम्फेसाइज करके महुआ लड्डू भी हमने SHG से बना करके फिर स्कूल्स में भी इसको सप्लाई किया। इसके साथ साथ हमने बाकी और भी जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उस पर भी फोकस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली हेल्थ डेटाबेस का यूज़ किया और इनोवेटिव फाइनेंसिंग का यूज़ करके हमने ये सारे इंडिकेटर्स कि 100% ANC रजिस्ट्रेशन हो गया हो या फिर 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो गया हो, और जो चाइल्ड में लो बर्थ जो बेबीज़ थे उनका 0% अचीवमेंट हो गया हो, ये सब चीज़ें एक कन्वर्जेंस मोड में जन भागीदारी से और टेक्नोलॉजी का यूसेज करके हम ये एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके इसको इम्प्लीमेंट किया था। मैडम, एनीमिया की रोकथाम के लिए बड़ा ही अभूतपूर्व काम किया गया है, देखने में आया है। तो ऐसे में क्या आप लोगों ने ख़ास रणनीति अपनाई कि जिसमें ख़ासकर जो एनीमिक पेशेंट वहाँ पर रहे, जैसा सर ने भी कहा कि उनमें एक तरीके से रोकथाम में आप लोगों को कामयाबी मिली? अभी एनीमिया जो है सर ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ऐसा कभी देख सकते हैं कि 3% से भी लेस लड़कियों को एनीमिया हीमोग्लोबिन लेवल्स कम मिले हैं। तो इसके बारे में सोच के वहाँ पे एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए थे सर, गिरी पोषण मित्रा। तो इसमें है ना पूरे आश्रम स्कूल्स में सभी गर्ल्स का, जो भी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, इन सभी का RBS के द्वारा उसके थ्रू स्क्रीनिंग किया गया था सर। जो भी सीवियर एनीमिक गर्ल्स आइडेंटिफाई हुए हैं ना, उन सब को है ना फोलिक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन कंपलसरी और 2 महुआ लड्डू पर वीक देते गए अंटिल दे वर कवर्ड टू द नॉर्मल लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था सर। एंड अदर देन दिस
वो गर्ल्स को भी एजुकेट करना और कंटिन्यूस काउंसलिंग देना, ऐसा करते करते उनको भी अभी ये उनका हेल्थ का इम्पोर्टेंस उनको अपने आप पता चल गया है कि आई हैव टू मेंटेन माय हेल्थ. हीमोग्लोबिन लेवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मैन टू मेंटेन द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड. सो इससे वो लोग में बिहेवियरल चेंज भी हमने देखा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, a Pinkish Foundation has come forward to create awareness in the tribal communities. There are some hidden facts, sir, in the tribal communities that is restricting them to maintain their menstrual hygiene हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना है. They are very restricted with regard to these conditions. So इसके बारे में awareness create करना बहुत ज़रूरी था. तो पिंकिश फाउंडेशन जो है उन्होंने स्टेप लेके सभी इंटीरियर विलेजेस में इसके बारे में सबको अवेयरनेस क्रिएट किए हैं और उनको पैड्स हाइजीन रखने के लिए पैड्स भी यूज़ करना है बोल के उनका अवेयरनेस करके 1 ईयर के लिए पूरा फ्री सैनिटरी नैपकिन भी उनको सप्लाई करके रखे हैं और वेंडिंग मशीन्स भी अपने आश्रम स्कूल्स में ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं सर. तो इससे बहुत बदलाव आया है एंड इट हैज़ गेट इम्पैक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ द एडल्ट्स एंड गर्ल्स. महुआ लड्डू की चर्चा लगातार हो रही है. मैंने फिल्म में भी देखा आपकी कि वहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं की जो महिलाएं हैं वो महुआ लड्डू को बहुत खुशी बना रही हैं. क्या ख़ास बात इसमें है, थोड़ा दर्शकों को बताइए. और क्या वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जो शहरी इलाके हैं आपके आदिलाबाद ज़िले के अलावा नारनूल के, वहाँ पर भी आप इनकी पहुँच को किस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं? सो महुआ लड्डू का बेसिकली ICMR की स्टडी भी है कि ये एक होलसम फ्रूट है जी. इसमें आपको प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, उन सब का बेसिकली एक महुआ एक होलसम फ्रूट है जी. तो ये ट्राइबल कल्चर में काफ़ी टाइम से पॉपुलर रहा है. तो इसके पहले भी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक महुआ लड्डू यूनिट स्टार्ट किया गया था. उसका भी फिर लोकल लेवल में कंजम्पशन हो गया या फिर लोकल लेवल में सेल हो गया, वहाँ तक हम उसको लेकर गए थे. एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी हमने एक खरीतवाड़ा विलेज है, वहाँ पर भी एक गिरिजन महुआ लड्डू यूनिट स्टार्ट किया. ये भी हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है जिसमें स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उसके मदद से वहाँ पर एक 10 महिलाओं को 10 SHG की जो महिलाएं हैं उनको आगे लेकर एक महुआ लड्डू यूनिट भी स्टार्ट किया. जहाँ तक आपने पूछा कि इसका जो इसका रीच है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो पहले हमने इसका रीच रूरल एरियाज़ में था, आश्रम स्कूल्स में था, फिर KGBVs में था, स्कूल्स पर लिमिटेड था. बट अब इसका डिमांड इतना बढ़ गया है कि अभी हैदराबाद तक के भी इसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं. हमारे आदिलाबाद टाउन में जो सुपर मार्ट्स है वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं. और हमारा ये स्ट्रैटेजी भी है कि हम इसको थोड़े दिन में ऑनलाइन मार्केटिंग भी करके इससे 2 फायदा होगा. ये किसी भी कम्युनिटी के लिए एक होलसम फ्रूट है. ये सिर्फ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे इंडिया के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट रहेगा. इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो लड्डूज़ हों, चिक्कीज़ हों, ये सब के लिए न्यूट्रिशन लेवल्स को इन्हांस करने में मदद करेगा. दूसरा, जो हमारे SHGs हैं जो कि इस यूनिट को रन कर रही हैं, उनको भी फिर और लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए, उनका और इनकम जनरेशन के लिए भी ये मदद करेगा. तो हम उस दिशा में, हमारे को नीति आयोग से 1 करोड़ का ग्रांट इन एड भी मिला है. सो 1 करोड़ के ग्रांट इन एड से हम इस यूनिट को और स्ट्रेंथन करके हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशन का और SHGs का लाइवलीहुड एनहांसमेंट का, वो दोनों पर उसको हम अचीव करने के लिए उस पर हमारी प्रयास जारी है. सर, नारनूल में शिक्षा के क्षेत्र में भी खासा बदलाव देखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एस्पिरेशंस तक एक तरीके से. तो क्या अभी प्रभाव आप देख रहे हैं वहाँ पर मौजूदा? शिक्षा के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमारे मेन पिलर ये था कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. तो बड़ी बाटा एक प्रोग्राम है जिसमें कम्युनिटी यानी जो विलेज लेवल लीडर्स हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, उन सबको इन्वॉल्व करके डोर टू डोर हम इनरोलमेंट ड्राइव करते हैं. इनरोलमेंट ड्राइव करके उनको नियरेस्ट स्कूल में एडमिशन इंश्योर करते हैं. उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमने मॉडल मदर स्कूल कमिटीज स्टार्ट की थी. स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो तो वो कोई कॉन्ट्रैक्टर क्यों करे, उसके बजाय अगर हम कम्युनिटी को ही ये ओनरशिप दे तो कम्युनिटी उसको बहुत अच्छे से काम करेगी. तो इसलिए हमने मॉडल मदर स्कूल कमिटी से ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट लिया. उसके साथ साथ गर्ल्स के जो टॉयलेट्स हैं, जो कि पहले बहुत कमी थी, गर्ल्स टॉयलेट्स के लिए भी हमने हाई स्कूल्स हो गए, अपर प्राइमरी स्कूल हो गए, वहाँ पर भी हमने गर्ल्स टॉयलेट्स का 100% इंश्योर किया. उसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गई, स्टूडेंट में हेल्दी हैबिट्स के लिए एक हेल्थ स्कूल, आरोग्य पाठशाला इनिशिएटिव, इन सब पर भी फोकस किया.
इसके साथ साथ लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए डिजिटल क्लासरूम्स हो गए, ICT लैब्स हो गए, और उसके साथ साथ स्टेम साइंस लैब्स। सो इन सब को भी हमने इंट्रोड्यूस करके ट्राइबल एरियाज़ में हम आज बेसिकली वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए स्टेप्स भी लिए गए हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जब हमने इंग्लिश मीडियम इमीडिएटली इंट्रोड्यूस हुआ था तेलंगाना गवर्नमेंट से, तो 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए हमने स्पेशल ब्रिज कोर्सेज हो गए, स्पेशल लर्निंग कोर्सेज भी किए। यंग ओरेटर्स क्लब भी हैं जो कि 6th to 8th स्टूडेंट हैं, उनमें भी इंग्लिश बात करने के लिए 6th to 8th स्टैंडर्ड के लिए हमने यंग ओरेटर्स क्लब, इस तरह के काफ़ी इनिशिएटिव्स भी हमने एजुकेशन इस सेक्टर में भी लिए गए हैं, जिससे लर्निंग आउटकम्स बेसिकली ज़्यादा बच्चे जो हैं अब पास हो रहे हैं। पहले जो ड्रॉप आउट्स थे या फिर जो पहले पास परसेंटेज कम था, वो अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। और ट्रांजिशन भी 10th के बाद फिर 11th का जो ट्रांजिशन है उसको भी हमने इंश्योर करने में एजुकेशन के सारे पैरामीटर्स में भी हमने इम्प्रूवमेंट को अचीव किया है। मैडम, नारनूल में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें भी खासा बदलाव देखा जा रहा है, और ये देखा गया है कि उनकी जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो भी काफ़ी बड़ी है। यस सर, तो 77 आंगनवाड़ी सेंटर्स अभी फंक्शनिंग है सर। उसमें से अपने को है ना 24 आंगनवाड़ी सेंटर्स ओन सेंटर्स है। तो ओन सेंटर्स पूरे के पूरे हमने अपग्रेडेशन करवाए हैं सर। सभी में टॉयलेट फैसिलिटीज़ क्रिएट करवाएं और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी 100% इंश्योर कर दिए हैं, और आउटडोर एंड इंडोर प्ले मटेरियल भी उनको हमने सप्लाई किए हैं। तो इसके वजह से जो स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो गया, तो व्हाट आर द फैसिलिटीज़ जैसा बाहर के प्राइवेट स्कूल्स में मिल रहा है, उस तरह के फैसिलिटीज़ यहाँ पे देख के पब्लिक भी, उनका कम्युनिटी भी इंटरेस्ट से वो लोग आंगनवाड़ी सेंटर आने में उनका ये हो गया था, और उनका अटेंडेंस भी, प्री स्कूल अटेंडेंस जो भी है वो भी अपने को इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा था। और ये प्री स्कूल एक्टिविटीज़ भी हमने स्ट्रेंथन किया है सर। वी हैव ए कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़, और टीचर्स को कंटिन्यूसली अभी उसके ऊपर ट्रेनिंग देना है। डेली व्हाट इज़ द शेड्यूल, वो शेड्यूल के हिसाब से अपने को वो एक्टिविटीज़ करना है। इस तरह से वो लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी इम्प्रूव करके सभी को उसका भागीदारी बना के, जब भी प्री स्कूल एक्टिविटीज़ करते हैं वो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते, ऐसा मैसेज दे दिए कि यहाँ पे प्री स्कूल भी 100% चल रहा है। इस तरह से हमने सर आंगनवाड़ी सेंटर्स में स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करवा सके हैं। यहाँ अबाउट 80 to 90% तक अपना एनरोलमेंट अटेंडेंस रहता है सर। 100% तो एनरोलमेंट है, 80% कंपलसरी वहाँ पे स्टूडेंट्स डेली अटेंड होते हैं बच्चे, और पूरे फैसिलिटीज़ से उनका भी इंटरेस्ट बढ़ गया है सर। जी सर, वहाँ पर पानी की काफ़ी कमी देखी गई है एक तरीके से। आपके आदिलाबाद की अगर बात करूँ या नारनूल की बात करूँ, एक बिग चैलेंज फॉर यू मीन्स, तो उसमें अगर मैं फार्मिंग की बात करूँ या जो पीने योग्य जल है उसकी बात करूँ, तो क्या समाधान आप देखते हैं फिलहाल? आपने सही बात की है, क्योंकि हमारे जो इंडिकेटर है उसमें भी देखा गया है कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल्स है वो काफ़ी कम है नारनूल ब्लॉक में, एक वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक है। तो उसके लिए हमने काफ़ी स्कीम्स और काफ़ी इनिशिएटिव्स बेसिकली ली गए थे। पहली बात जो ड्रिंकिंग वाटर की है, उसके लिए हमने 100% फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए थे। उसके साथ साथ हमने लोकल सोर्सेज को भी ऑगमेंट किया था। लोकल सोर्सेज के ऑगमेंटेशन के लिए, रिपेयर के लिए जो जल शक्ति अभियान है, उसके अंतर्गत हमने लोकल लेवल पर जो वाटर लेवल्स हैं या फिर जो वाटर मैन्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग करके लोकल लेवल पर हमने रिपेयर्स का भी एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया था। उसके साथ साथ हमने नीड असेसमेंट करके, अगर मान लीजिए कुछ हैबिटेशन में फ्लोराइड हैबिटेशन है, तो वहाँ पर हमने NGOs के सपोर्ट से और हमारे ग्रांट्स के सपोर्ट से वहाँ पर RO प्लांट्स भी इस्टेब्लिश किए थे। इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर लेवल्स को हमने इन्हांस करने के लिए जल संचय जल भागीदारी प्रोग्राम के हिसाब से भी वहाँ पर हमने चेक डैम्स हो गए या फिर फार्मर पॉन्ड्स हो गए या फिर कम्युनिटी सोक पिट्स हो गए, इस टाइप के डिफरेंट रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब भी हमने एक इंटेंसिव कैंपेन मोड में भी लेकर टेकअप किया गया है। एग्रीकल्चर के लिए भी बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए हमने क्या किया कि मोनोक्रॉपिंग के बजाय हम बेसिकली मल्टी क्रॉपिंग को भी प्रमोट किया जाए। सो मोनोक्रॉपिंग के लिए जैसे मोस्टली नारनूर में कॉटन ही रेन फेड पूरा क्रॉप रहता है, तो उसके साथ साथ कॉटन के साथ इंटर क्रॉपिंग के लिए भी जैसे ऑयल पाम हो गया हो, या फिर जो 3 टियर मॉडल जो वाडी कल्टीवेशन है, जिसमें कि एक लोअर क्रीपर्स होते हैं, मिडिल क्रीपर्स होते हैं, हायर क्रीपर्स होते हैं, इस टाइप के 3 टियर कल्टीवेशन भी हमने इस्टेब्लिश किया। और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी हमने प्रमोट किया।
इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी बायो फर्टिलाइजर्स का या फिर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसका भी प्रमोट करके फिर सॉइल हेल्थ को भी हमने इंश्योर किया था और चेक डैम्स भी कंस्ट्रक्शन किए थे, फार्म पॉन्ड्स भी कंस्ट्रक्शन किए थे। तो इन सब मैकेनिज्म से जो वाटर की अगर स्कार्सिटी भी हो तो हम किस तरह से अपने पैटर्न्स को, अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को किस तरह से हम उसको चेंज करें, वो स्टेप्स भी हमने लिए थे। थोड़े दिन पहले ही नीति आयोग से डीसिल्टिंग ऑफ टैंक्स के लिए भी हमें 40 लाख से सैंक्शन हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने 17 टैंक्स का डीसिल्टिंग भी किया है और जो वो सिल्ट निकला है वो हमने फार्मर फील्ड को ट्रांसपोर्ट किया है। सो इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हुई है। एक तो फार्मर का सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव हुआ है, दूसरा जो ग्राउंड वाटर लेवल है या फिर जो रिटेंशन कैपेसिटी है टैंक्स का वो भी इंप्रूव हुआ है। सर, चूंकि हमारे पास समय की बंदिश भी है तो आखिरी सवाल आपसे ये है, नारनूल के इस पूरे सफ़र के दौरान जो भी आपने इसकी जो एक तरीके से जो पहचान मिली, राष्ट्रीय पहचान मिली, इसमें टेक्नोलॉजी का आप कितना योगदान मानते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने सारे सेक्टर्स में बेसिकली यूज़ किया है। मैं जैसे हेल्थ की बात किया जाए तो हेल्थ में हमने पोर्टेबल टीबी एक्सरे मशीन एक उसको यूज़ करके 100% टीबी पॉपुलेशन का हमने स्क्रीनिंग किया। सो जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। बिफोर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हार्डली 40 to 50% स्क्रीनिंग था, जो कि हमने पोर्टेबल टीबी एक्सरे मशीन से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको अचीव किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आयरन फॉलिक एसिड, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि एनीमिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए हमने एक लोकल लेवल पर एक अपना ऐप बनाया और उस ऐप में एवरी थर्सडे जो आशाज हो गई या फिर आंगनवाड़ी टीचर्स हो गई, वो डेली उस पर एवरी थर्सडे जब भी वो आयरन एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, चाहे वो टैबलेट हो गया चाहे सिरप हो गया, उसका उस पर वो फोटोज़ अपलोड करती थी और हम उसको मॉनिटर करते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हमने बेसिकली एक नारनूर का एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी बनाया। वेबसाइट भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। हमने सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा क्या प्रोग्रेस है, हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सारे पब्लिक को, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी एक्सेस उसको दिया। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीवेंस रिट्रेसल। तो ग्रीवेंस रिट्रेसल के लिए हमने लोकल लेवल पर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रजावानी स्टार्ट की थी। सो ब्लॉक लेवल पे एक इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया। डेली वहाँ पर पब्लिक से ग्रीवेंसेस एक्सेप्ट करके मंथली लेवल हमने एक पब्लिक हियरिंग भी कंडक्ट किया, जिससे 75% ऑफ ग्रीवेंसेस भी हम रिजॉल्व करते गए। तो इन सारे स्ट्रैटेजीज से हमने इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करके भी ये सारे जो मेन सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं, उन सब में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में सैचुरेशन भी अचीव किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए और अपना अनुभव साझा किया। तो इस ख़ास पेशकश में इतना ही। आपने देखा कि किस तरीके से आदिलाबाद का जो नारनूल ब्लॉक है उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और उम्मीद की जा रही है देश के जो दूसरे ज़िले हैं और जो वहाँ के ब्लॉक हैं वो भी निश्चित तौर पर नारनूल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।